हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। देखो यार, आज फिर से नया वीडियो है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। देखो, हर बार की तरह कॉन्सेप्ट तो हम देखेंगे ही, इसी के साथ साथ नीट के लास्ट 25 सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम बेहतरीन तरह से खत्म कर देंगे। तो देखो यार, ये सब वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। देखो, अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थ्योरी से कुछ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखो यार, मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल रिपीट ही हो जाते हैं। तो देखो यार, एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज फटाफट से हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो चलो, बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखो यार, फटाफट से हम हमारा चक्कर स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यानी रेट कांस्टेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे जी रेट कांस्टेंट की। देखो, जो रेट कांस्टेंट है उसको हम डिनोट करते हैं के से। और जो रेट कांस्टेंट है हमारा, वो दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक तो इन टर्म ऑफ प्रेशर और एक इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक तो इन टर्म ऑफ प्रेशर और एक इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस तरह से दो तरह से हम रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की, जिसको हम डिनोट करते हैं के सी से। सी का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो देखो, के सी बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर एन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन। इस तरह से हमको के सी लिखना है। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ये है रिएक्शन, ये रिएक्शन है और हमको लिखना है केसी इसके लिए। तो देखो, केसी कैसे लिखेंगे। तो देखो, केसी बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर एन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन। और एन क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये पता है नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। देखो यार, ये जो नंबर है इनके आगे, जैसे हाइड्रोजन के आगे 3 है, अमोनिया के आगे 2 है, नाइट्रोजन के आगे 1 है। ठीक है, तो यही है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यार, केसी लिखते हैं। देखो, प्रोडक्ट साइड क्या है, अमोनिया गैस, रिएक्टेंट साइड क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो देखो यार, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर है। तो देखो, यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन जो हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन, इसकी पावर एन, एन यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अमोनिया की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो इसकी पावर रहेगी 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर है। तो रिएक्टेंट में 2 है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो देखो, नाइट्रोजन गैस की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर एन, एन यानी देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3। तो ये इस तरह से लिखा जाता है केस। देखो, एक बार हमें वापस बता देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस रिएक्शन के लिए हम केसी लिखते हैं। तो देखो, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर है। तो देखो यार, प्रोडक्ट साइड है अमोनिया की, है ना, अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर एन क्या हो जाएगी 2। रिएक्टेंट साइड है नाइट्रोजन गैस, इसी का है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर एन, एन कितना है इसका 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर एन, तो इसकी पावर रही 3 क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3। बस इतना कर लिया, खेल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। नीट 2022 का एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट डायरेक्ट यार फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपने केसी लिखे तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो यार, केसी लिखो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए। बाकी हमको सब वैल्यू दे रखी है ना, और O3 की वैल्यू पूछी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो, इस रिएक्शन के लिए हम केसी लिखते हैं। तो देखो, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर एन। तो देखो, प्रोडक्ट साइड क्या है O3, तो O3 की कंसंट्रेशन की पावर एन यानी 2 हो जाएगी। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर हो जाएगी 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर है। रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है बस। अब देखो, कुछ है नहीं। देखो, केसी की हमको वैल्यू दे रखी है, O2 की वैल्यू दे रखी है और O3 की पूछी, बस सिंपल मैथ्स है, ये आप कर लेना, है ना। देखो, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है पूरा। ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। देखो, ये आप लिख लोगे केसी, केसी की वैल्यू दे रखी है, O2 की वैल्यू दे रखी है और O3 की पूछी है यार, ये तो बेसिक मैथ्स है जी। ठीक है, देखो यार, थोड़ा देख भी लो फिर भी, है ना। तो देखो यार, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर देखो 4 × 10⁻², ये दे रखी ना O2 की कंसंट्रेशन, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो देखो, 3 करेंगे 34 × 10⁻⁶। ठीक है, सॉरी 64 × 10⁻⁶।
ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा, फिर इसको गुणा गुणा करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। फिर देखो O3 की O3 है, उसकी पावर 2 है, ठीक है, तो देखो इसका रूट लेंगे तो यार ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस मैथ्स लगा लेना थोड़ी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार ये बात हो गई हमारी बहुत ही आसानी से। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो केसी की बात तो हमने कर ली है, ठीक है, अब हम बात करते हैं केबी की, यानी रेट कांस्टेंट की बात करते हैं हम इन टर्म ऑफ प्रेशर। देखो यार बात बिल्कुल सेम है, ठीक है, वहाँ कंसेंट्रेशन की बात कर रहे थे, हम प्रेशर की करेंगे। जैसे देखो अगर हमको केपी लिखना है तो केपी बराबर हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट की प्रेशर की पावर एन। देखो प्रेशर की बात करें तो प्रोडक्ट की प्रेशर की पावर एन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की प्रेशर की पावर एन। बात सिंपल है लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है, बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन वो याद नहीं रखेगी तो हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या, प्रेशर की बात हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल के लिए ही की जाती है। वापस क्या, प्रेशर की बात हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल के लिए की जाती है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी। तो देखो यार ये है AIPM में 2000 का क्वेश्चन। ठीक है, हम देखो केपी लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इन ऑप्शन को अभी छोड़ो, केपी हम लिखते हैं। तो केपी वैसे ही लिखना है जैसे हम केसी लिखते थे। क्या, प्रोडक्ट की या प्रेशर की बात करें तो प्रोडक्ट की प्रेशर की पावर एन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की प्रेशर की पावर है। तो देखो यार प्रोडक्ट साइड क्या क्या है यहाँ, MgO सॉलिड और CO2 गैस। तो देखो सॉलिड है यहाँ, है ना, प्रेशर की बात हम गैसेस मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो यहाँ CO2 है, इसी को हम कंसिडर करेंगे केपी लिखते टाइम। तो देखो यार केपी बराबर हो जाएगा पीक है, पी यानी प्रेशर, प्रेशर ऑफ CO2 की पावर एन, एन क्या है यहाँ, देखो 1 है तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाई, देखो रिएक्टेंट साइड भी क्या है सॉलिड, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो केपी बराबर हो जाएगा, है ना, PCO2, प्रेशर ऑफ CO2 की पावर एन। तो देखो ये हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, बस इतनी सी ध्यान रखना है आपको, है ना। देखो ये एक और क्वेश्चन है, हाँ, AIPMT 2006 का, सेम देखो केपी लिखते हैं पहले, है ना। तो देखो केपी कैसे लिखेंगे, एक सेकंड जी, केपी लिखते हैं ना। तो देखो केपी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की प्रेशर की पावर है। तो देखो प्रोडक्ट से क्या क्या है, CO2 गैस और वाटर, ये लिक्विड है तो लो वाटर है ना। तो देखो यार ये लिक्विड की बात, देखो ये लिक्विड है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, केवल गैसियस मॉलिक्यूल को ही कंसिडर करेंगे। तो देखो CO2 का प्रेशर, ठीक है, CO2 की प्रेशर की पावर एन हो जाएगा यानी 1। ठीक है, रिएक्टेंट साइड दोनों ही है, गैस है तो अच्छी है। ठीक है, तो देखो मीथेन की प्रेशर की पावर 1 हो जाएगा, देखो स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन 1 है, प्लस सॉरी प्लस नहीं इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेशर की पावर 2 हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2 है इसका। ठीक है, तो देखो यार ये होना चाहिए, लेकिन देखो ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन की पावर 1 ही है, देखो 2 होना चाहिए ना, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2 है इसका। ठीक है, तो देखो यार ये 2 होना चाहिए था, यानी देखो गलत पूछा है तो यही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। बाकी देखो यार ये और ऑप्शन हम जब लीच से के लिए प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी देखो डी वाला तो आसान है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, डेल्टा इज नेगेटिव है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक है। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया जी। एक और क्वेश्चन है ना, एक दो और क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यार यहाँ भी देखो सेम केपी लिखते हैं ना, तो केपी बराबर हो जाएगा, देखो ये तो सॉलिड है इसको छोड़ो, केपी बराबर हो जाएगा PO2, है ना, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर 1 के। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो यार ऑक्सीजन का प्रेशर केवल और केवल केपी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है BAO पे, या बी नहीं, ये डिपेंड कर रहा है BaO2 पे। तो देखो यार न इस पे न इस पे, है ना, किसी पे भी नहीं कर रहा, जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिपेंड कर रहा है केपी पे। और एक बात ध्यान रखना, जो केपी है या कहते हो रेट कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, अब वो कैसे करती है वो अभी जस्ट हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो देखो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी देखो टेम्परेचर बदलेंगे तो केपी बदलेगा, और केपी बदलेगा तो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है केपी पे, तो केपी मतलब ऑक्सीजन जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी बदल जाएगा। अब देखो हम ये देख लेते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक सेकंड ऊपर है वो, हाँ, देखो जो के है हमारा रेट कांस्टेंट, उसका
टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है यार, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वापस से उस क्वेश्चन पे भी चलेंगे हम, है ना। देखो यार, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो के इक्विवेलेंट है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो के इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर की। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विवेलेंट कम होगा। तो देखो एक बार वो क्वेश्चन देखो, वो बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो एक सेकंड जी, एक सेकंड, ये रहा। देखो ये रिएक्शन क्या थी, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। यानी देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो यार के भी है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केपी बढ़ेगा, केपी बढ़ेगा तो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है हो गया हमारा, है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया, है ना। अब देखो यार एक और आसान सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है उसमें। ठीक है, देखो यार एक सेकंड में ढूंढता हूँ उसको। ये रहा, हाँ ये रहा। हाँ देखो एक और पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो केपी और केपी डेज, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 और इसका है T2, और T1 कम है T2 से, यानी T2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है। तो देखो यार जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका जो के इक्विवेलेंट है वो कम। यानी देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो जो पहला वाला है उसका केपी ज्यादा हो जाएगा, यानी केपी बड़ा होगा केपी डेज से। तो देखो फर्स्ट आंसर हो गया, ये भी खत्म, है ना। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन यार थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी पीवी एनआरटी, ठीक है। तो देखो यार टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देखो P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। तो देखो यार यहाँ क्या है, P1 की वैल्यू दे रखी है, P2 की वैल्यू दे रखी है, और V2 पूछा है, और P2 की वैल्यू हम फटाफट से निकालेंगे KP से। देखो K से निकलेगी KP से। देखो इसके लिए KP देखो, तो KP बराबर हो जाएगा, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो KP बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1 के। यानी जो प्रेशर है CO2 का वो बराबर हो जाएगा KP के, और KP की वैल्यू है 1.6, यानी जो CO2 का प्रेशर है वो भी 1.6 हो जाएगा। यानी अब हम हमारे पास सब कुछ है। देखो P1 है 0.4, B1 है 20, P2 आ गया 1.6, और B2 बताना है। तो देखो यार कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें ये फॉर्मूला है P1 B1 बराबर P2 V2, ये थर्मोन पढ़ते हैं ना, PV NRT। यहाँ देखो T कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। थर्मो थोड़ा मिक्स कर दिया इसमें, है ना। बाकी देखो फॉर्मूला लगा तो सब कुछ है, V2 फटाफट निकल जाएगा 5, ये हो गया, है ना। इसको यार थोड़ा कठिन माना जाता लेकिन कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, तो यार ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और छोटी सी बात, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो क्या, देखो के इक्विवेलेंट है, ये वन आपको याद रखना है रिलेशन। जो के इक्विवेलेंट या के सी जो है वो बराबर होता है के एफ बाई के बी के। अच्छा ये के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये याद रखना, जो के इक्विवेलेंट है, एक सेकंड जी, जो के इक्विवेलेंट है वो बराबर होता है के एफ बाई के बी के। यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था, काम आएगा ये, है ना। अब हम आगे चलते हैं यार, आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। 24 25 26 तीनों बार क्वेश्चन आया भाई, 24 25 26 तीनों बार, और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो देखो यार ये क्या है, केपी और केसी में क्या रिलेशन, ये हमको बताता है ये वाला फॉर्मूला। बहुत ही आसान और बहुत ही आसान आते हैं इससे। ठीक है, तो देखो यार केपी बराबर होता है, एक सेकंड, एक सेकंड जी, केपी बराबर होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी पे। और ये डेल्टा एनजी क्या है, देखो मोलो का डिफरेंस, लेकिन हमको यहां भी देखो क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं। ठीक है, देखो देखो केपी बराबर फॉर्मूला है केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। और ये डेल्टा एनजी क्या है, देखो मोलो का अंतर, यानी प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, लेकिन मोल लेने यहाँ भी गैसियस मॉलिक्यूल के
ठीक है, ये गैसेस वाला वर्ड आ गया अपना, ठीक है। तो देखो यार, देखा अगर हम इसका डेल्टा एनजी निकाले तो कितना आएगा, देखो ये सभी के सभी गैसेस है तो बढ़िया बात है। प्रोडक्ट साइड मोल हो गए 2, रिएक्टेंट साइड कितने हो गए 1 और 3 4। तो देखो यार डेल्टा एनजी का जाएगा 2 - 4 यानी -2, आसान सा है, ठीक है। तो देखो यार ये हो गया। और देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किस चीज से आते हैं, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब केसी और केपी बराबर होगा, ठीक है। केपी और केसी कब बराबर हो सकता है, थोड़ी सी मैथ्स है, देखो केपी और केसी कब बराबर हो सकता है, जब ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, और ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब डेल्टा एनजी 0 हो जाए। इतनी सी बात है ना। देखो बार बार रिपीट यही क्वेश्चन होता है, केपी और केसी कब बराबर होंगे या कब बराबर नहीं होंगे। तो देखो यार मैं बताता हूँ, देखो ये केपी और केसी कब बराबर हो सकते हैं, जब ये 1 हो जाए। और ये 1 कब होगा, जब डेल्टा एनजी 0 हो जाए। यानी केपी और केसी कहीं भी बराबर के मतलब आपको कहीं भी दे रहा है केपी और केसी बराबर है, इसका मतलब डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी 0 है बस। तो देखो यार अब क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट से, ठीक है, फटाफट मिल जाए यार ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ अरे देखो यार ये पूछ रहा है केपी और केसी कब बराबर नहीं होंगे। देखो कब होते हैं, जब डेल्टा एनजी 0 होगा। वो कब नहीं होंगे, जब नहीं होगा। तो देखो यार कहाँ नहीं होगा, देखो यह देखो डेल्टा एनजी निकालते हैं, देखो ये इसके, देखो ये है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, एक और एक 2 मोल, यहाँ भी 2, यानी डेल्टा एनजी 0 हो गया। तो यार केपी बराबर केसी। अगला देखो जी, देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड भी 2 मोल, डेल्टा एनजी 0 यानी यहाँ भी हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड पर एक ही मोल है, तो डेल्टा एनजी बराबर हो गया 1 के, यानी केपी बराबर नहीं हुआ केसी के, ठीक है। तो देखो आंसर तो यही होगा। अब लास्ट वाला भी देख लो, देखो एच या 2 मोल है प्रोडक्ट साइड, या रिएक्टेंट साइड भी 2 है, तो डेल्टा एनजी 0 हो गया, यानी ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो अभी जस्ट 26 में भी आया था ना, मतलब ये 15-20 दिन पहले भी आया था ये क्वेश्चन। तो देखो यार ये भी है, कब इक्वल नहीं होंगे, तो वही यार देखो यहाँ इक्वल हो जाएंगे, देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 2 मोल बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 2 मोल, ये भी बराबर हो जाएंगे। प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 2 मोल, ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल है, केवल गैसेस मोल को ही कंसिडर, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल है उसी को कंसिडर करना है, ये सॉलिड है इसको कंसिडर मत कर लेना, गलती यही हो जाती है, ठीक है। देखो यार यहाँ 2 है, यहाँ मोल है 1, यानी डेल्टा एनजी 0 नहीं आया यार, 1 आ गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन कर लेता 26 वाला जो अभी आया जस्ट, ये भी यार वो सेम ही क्वेश्चन था। देखो कब डेल्टा केपी और केसी बराबर नहीं होंगे, तो देखो यार यह देखो यार 2 मोल है या 2 है, डेल्टा एनजी 0, एक और एक 2 मोल यहाँ हो गए, एक और एक 2 मोल यहाँ हो गए, 2 2 0 हो गया। यहाँ देखो यह 2 मोल, यहाँ एक और 3 4 मोल, यानी डेल्टा एनजी -2 हो गया, यानी ये 0 नहीं होगा जी, आंसर थर्ड हो गया। बाकी ये भी देखो 2 मोल है दोनों तरफ, डेल्टा एनजी 0 यानी ये हो गया, ठीक है। तो यार ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यार एक क्वेश्चन है, एक और टाइप, मतलब अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे हमारा डेल्टा एनजी 0 नहीं होगा, ठीक है, वहाँ आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी आसान ही है बहुत यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ भी, है ना। देखो नीट 2022 और नीट 2025 में लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन था। यहाँ देखो हमको केपी की वैल्यू दे रखी है 30, टेम्परेचर दे रखा है 1000, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.08, 0.08 होती है, वैसे दे भी रखी है ना 0.08, और केसी बताना है, फॉर्मूला लगाना है यार, कुछ भी नहीं है। अच्छा रिएक्शन ये है, तो डेल्टा एनजी निकालो सबसे पहले। तो देखो ये सॉलिड है, इसको कंसिडर मत कर लेना, तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो डेल्टा एनजी हो गया 1 के, डेल्टा एनजी 1 हो गया। तो देखो यार फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला ये होता है केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये फॉर्मूला है। बस याद है वो केपी की वैल्यू है ना, केपी की वैल्यू 30 है ना, केसी की बतानी है, आर की वैल्यू कितनी है 0.08, टेम्परेचर 1000 है, डेल्टा एनजी 1 आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा केसी का, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, वहां देखो बिल्कुल सेम ही था, टेम्परेचर भी कोई दे दिया है ना, डेल्टा एनजी भी देखो 1 ही आ रहा है यहाँ, आर की वैल्यू देखो 0.08 होती है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना, आर की वैल्यू होती है 0.08, ठीक है। लेकिन आपको यार यहाँ केसी निकालना पड़ेगा, और केसी कैसे निकालना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो कि इक्विवेलेंट केसी बराबर होता है
के एफ यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो उसी का रिलेशन दे रखा है। देखो मैं बताता हूँ क्या दे रखा है यहाँ इस लाइन में कि देखो जो के बी है यानी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर है 2500 टाइम्स के एफ के। ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो बस यार के बी बराबर है 2500 टाइम्स के एफ के, तो ये रिलेशन है। बस यार देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, देखो के सी बराबर होता है के एफ डिवाइड बाई के बी के। तो देखो के बी की वैल्यू क्या आ गई, ये कितने टाइम है 2, तो 2500 टाइम्स है के एफ के। तो देखो के एफ से के एफ गया यानी के सी हो गया कितना, के सी होगा जी 1/2500, ठीक है। अब देखो यार के पी है, सॉरी के सी आ गया, के पी निकालना यार कुछ बचा नहीं है। देखो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, के पी बराबर होता है के सी की वैल्यू है ना 1/2500, आर की वैल्यू है ही हमारे पास, टी की वैल्यू है ही और डेल्टा एन जी, देखो इसका हो जाएगा ओपन। ये सॉल्व करना है फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था नीट 2025 का क्वेश्चन। अब देखो यार साथ एक आध क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से, है ना, फिर हम आगे चलेंगे, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो ये एक सेकंड, हाँ ये देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ आप देखो तो जो के है इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर 12। तो देखो यार इसका मतलब क्या है, ये देखो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, के की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर 12। तो यार देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम पूरी प्रेशर लिखे तो देखो यार के की वैल्यू ये है, यानी यार ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट साइड है वो बहुत ही ज़्यादा है, तभी तो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखो यार देखो के की वैल्यू है ये, अब देखो आप इक्वेशन लिखो तो ये प्रोडक्ट साइड ये रिएक्टेंट साइड, तो देखो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी ये जो प्रोडक्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यार ये है इसका मतलब, तो देखो यार ये आंसर हो जाएगा है सी, यानी मोस्टली क्या प्रोडक्ट साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब देखो यार दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे एक और आसान सा क्वेश्चन एआई प्रॉपर्टी 2008 का। देखो यार कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो हम कैसे तो इसका निकाल ही लेंगे, ठीक है। और इसमें पूछ रखा है कि देखो यार जो ओ एच माइनस है, देखो जो ओ एच माइनस है इसको हम 1/4 कर देते हैं, तो ए फी प्लस 3 है वो कितना बढ़ेगा। तो देखो यार एक दो बात याद रखना, क्या देखो जो हमारा के है वो एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हम देख ही चुके हैं, और एक डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्री पे जो हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। बाकी देखो ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, यानी ये अगर बदलेंगे तो के कांस्टेंट ही रहेगा, वो बदलेगा ही, ठीक है। तो देखो यार ये हम कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, यानी के तो यार कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो देखो यार पहले बात ये रिएक्शन है, इसका हमने के सी लिख लिया, ठीक है, ये हो गया इसका के सी, लिखना आता है यार आई क्या होगा, है ना। तो देखो यार ये के सी हो गया। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ओ एच माइनस है वो 1/4 कर दिया। देखो यार इसको अगर हम 1/4 करेंगे तो देखो इसकी पावर में क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/64। अब देखो के तो कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर ये 1/64 हो गया यानी 64 गुना कम हो गया, तो यार इसको क्या है 64 गुना बढ़ाएंगे तभी ये कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यार ए फी प्लस 3 है वो 64 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देखो यार ये क्या हुआ यहाँ, ये 1/64 है ना, 1/64 हो गया। अब ए फी प्लस 3 को हम 64 गुना बढ़ाएंगे तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा, तो यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ए फी प्लस 3 है वो कितना बढ़ जाएगा 64 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइकोमेट्री है वो किसे की इक्विवेलेंट है उसको इफेक्ट करती है। देखो टेम्परेचर किसे करता है तो हम देख ही चुके हैं, ये रहा, ठीक है। बाकी स्टोइकोमेट्री कैसे करती है वो अब हम देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देखो यार ये एक रिएक्शन है जिसमें ए है वो बदल रहा है बी में, यहाँ के इक्विवेलेंट बराबर है के वन के, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, के इक्विवेलेंट बराबर है के वन के, ये हमने मान लिया, ठीक है जी। अब देखो यार हमने क्या किया, इस रिएक्शन को टू से नहीं से हेलो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको ये रिएक्शन है इसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जो के इक्विवेलेंट जो के वन था वो कितना हो जाएगा के वन की पावर एन, यानी हमने जिससे मल्टीप्लाई किया वो पावर में चली जाएगी। जिससे हम टू का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस रिएक्शन को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो के वन है इसकी पावर हो जाएगी अब के की पावर 2, ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी के वन की पावर 1/n ही हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात याद रखना, क्या देखो एक रिलेशन है इसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ के इक्विवेलेंट है के वन के बराबर।
अब हमने क्या किया, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये मान लो। तो देखो यार जो K1 था, अब उसकी पावर हो जाएगी K1 की पावर 2, ठीक है। अगर हम मान लो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो K1 की पावर हो जाएगी 1/2, यानी जो अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो K इक्विवेलेंट है वो उसकी पावर में चले जाएगा, जिससे भी मल्टीप्लाई करें उसकी पावर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। बाकी देखो एक और बात, देखो ए कन्वर्ट हो रहा था बी में, अभी इस रिएक्शन को हम उल्टी करते तो क्या होगा, तो देखो यार यहाँ देखो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा था तो P इक्विवेलेंट बराबर था K1 के। अब हमने क्या इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो देखो अब क्या होगा, K इक्विवेलेंट 1/K1 हो जाएगा, है ना। 1/K1 1 बाई में चले जाएगा, ठीक है। अगर हम रिएक्शन को उल्टी करते हैं तो जो K इक्विवेलेंट K1 के था अब वो कम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, यानी K इक्विवेलेंट बराबर जो है 1/K1 के 1/K1 के। अब देखो क्वेश्चन से और समझ में आएगा, देखो क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्ट नीट के। देखो यार ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। देखो ये रिएक्शन दे रखी है, इसका K इक्विवेलेंट है K1 के बराबर। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस रिएक्शन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को। देखो ध्यान से देखो हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को। तो अब K इक्विवेलेंट जो K1 की था अब क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, K1 की पावर 1/2 के हो जाएगा। यही हमने देखा था, देखो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यही था। एक बार वापस बता देता हूँ फटाफट से। देखो यार रिएक्शन थी, इस पूरे रिएक्शन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो जो K1 था पहले, अब वो भी क्या हो जाएगा, K1 की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। आगे हम चलते हैं, इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। दोपहर एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ आप ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है जी, है ना। इसका K इक्विवेलेंट दे रखा है 8 दे रखा है। अब देखो यार इस रिएक्शन का कितना होगा ये पूछ रहा है, तो देखो हमने क्या क्या किया। देखो यार ये यहाँ HI है वो लेफ्ट साइड आ रहा है और यहाँ राइट साइड आ रहा है, यानी हमने एक तो रिएक्शन को उल्टा कर दिया पूरा, ठीक है। देखो यार ये पूरी रिएक्शन हमने पलट दी। ध्यान से देखो, देखो यहाँ ये सब राइट साइड है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है राइट आ गया, हमने रिएक्शन को पलट दिया। और एक और चीज हमने की, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और कर रखा है। देखो यहाँ 1 था, ये देखो नीचे 2 हो गया, ये 1/2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। तो देखो दो चीजें हमने कर दी एक साथ, एक तो हमने रिएक्शन पलट दी और पूरे रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो पलटते हैं तो क्या होता है, देखो K इक्विवेलेंट पलट दी रिएक्शन तो 1/K1 के हो जाता है, यानी 1/8 हो जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा 1/64, ठीक है। तो ये हो गया। देखो दो चीजें हमने की थी, एक तो क्या हमने रिएक्शन को पलट दी थी इसलिए 1 में चले गया, और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो स्क्वायर हो जाता है, देखो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको स्क्वायर हो जाता है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1/8 का स्क्वायर हो गया तो 1/64 हो गया। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार वापस, ठीक है। 2005 और 1994 दोनों में, ठीक है। तो देखो यार ये देखो यार ये K1 था। अब देखो हमने क्या किया, एक तो देखो एक सेकेंड, एक तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और वही सेम पलट दी रिएक्शन, ठीक है। देखो इसको हमने एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिएक्शन पूरी पलट दी। देखो यहाँ देखो NO2 यहाँ है लेफ्ट साइड, यहाँ राइट है, तो देखो हमने पूरी रिएक्शन पलट दी और वही सेम काम किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो एक तो क्या है, ये 1/K1 हो जाएगा पलट दिए तो, और 2 से मल्टीप्लाई का तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी K1 का स्क्वायर K2 बराबर हो जाएगा। तो हमने पलट दी तो 1/K1 और स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/K1 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा CK। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो यार अब हम बात करेंगे, अगर हम दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो हमारा K इक्विवेलेंट है वो कैसे बदलेगा। तो देखो यार देखो अगर ये दो रिएक्शन थी A और B, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड, ये मान लेते हैं ना, दो रिएक्शन है फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया। देखो ये दो रिएक्शन है, B से B गया तो A कन्वर्ट हो गया C में। अब देखो इसका फर्स्ट वाले का था K इक्विवेलेंट K1 के बराबर, इसका था K2 के बराबर। तो यार अगर हम दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उसके K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यार इसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 इंटू K2 के, ठीक है। तो देखो एक बार वापस किया, देखो दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, जैसे इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये फाइनल रिएक्शन लिया आगे, तो देखो इसको तो दोनों के K इक्विवेलेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका K1 था, इसका K2 था, अब K इक्विवेलेंट निकल के आ गया K1 इंटू K2 के। तो यार ये है, देखो यार इस जो एडिशन वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ना, क्योंकि यार उनमें टाइम थोड़ा लग जाता है ना, और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। देखो यार ये क्वेश्चन था AIPMT 2011 का।
देखो हमको दो इक्वेशन देती, ये K1 और ये K2, और ये वाली रिएक्शन है उसके लिए K इक्विवेलेंट पूछा है। तो देखो पहला तो देखो आप ये रिएक्शन कैसे आ सकती है, इसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, तो पहले तो देखो यार ये दो रिएक्शन को ऐड करें तो हम कैसे यार ये वाली आ सकती है। तो देखो अगर हम इसको सिंपली ऐड करते हैं, देखो अगर हम दो रिएक्शन को सिंपली ऐड करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। देखो इन दो रिएक्शन को सिंपली ऐड करो, देखो यार इससे ये गया, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा तो ये फाइनल रिएक्शन ये बन के आएगी। लेकिन हमको तो यार ये चाहिए, तो देखो यार इसमें और इसमें क्या अंतर है। एक तो देखो यार यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ क्या है, NO2 राइट साइड है उधर लेफ्ट साइड है, यानी हम इसको उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा इससे। और क्या है देखो यार ये देखो यहाँ क्या है 2 है, 2NO2 यहाँ 1 है, यानी हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। यानी अगर देखो ये जो रिएक्शन है इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये रिएक्शन बन के, ठीक है। और इससे हमको ये चाहिए, तो क्या है एक तो इसको ना उल्टा करना पड़ेगा और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो देखो यार इतना आपको समझ रहा है तो कुछ नहीं है। देखो पहला तो हमने क्या इसको ऐड किया तो इसका K1 था, इसका K2 था, तो ये वाले रिएक्शन का K इक्विवेलेंट बन गया K1 इंटू K2। देखो हम ऐड करते हैं रिएक्शन को तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखो इसके लिए K इक्विवेलेंट आ गया K1 इंटू K2। अब हमको ये चाहिए है ना, तो देखो यार इस रिएक्शन का है K इक्विवेलेंट K1 इंटू K2, ये चाहिए। तो एक तो देखो इसको उल्टा कर दो, यानी 1/K1 इंटू K2 हो जाएगा K इक्विवेलेंट, और एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/2 1/2 1/2 से कर दें तो ये आ जाएगा। तो 1/2 से करेंगे तो इसके स्क्वायर में 1/2 चल जाएगा और फाइनल आंसर ये हो जाएगा बी। बहुत तसल्ली से आप खुद से करना, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन है, देखो यार यहाँ 3 रिएक्शन देते, लेकिन देखो यार आसान है। देखो ये 3 रिएक्शन है, इसका K1 है, इसका K2 K3, फाइनल रिएक्शन का K इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो यार ध्यान से देखो, ये 2 अमोनिया है, लेकिन रिएक्शन में 2 अमोनिया तो है, लेकिन वो तो क्या है, ये देखो यहाँ तो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, यानी अगर हम इसको उल्टा कर दें इस वाले रिएक्शन को तो इस साइड आ जाएंगे, यानी यहाँ 1/K1 कर हो जाएगा ना। देखो हम इस रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो इसका K इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/K1 के, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, है ना। फिर देखो यार इसमें क्या है 2NO2 है, ये है ना राइट साइड है, तो ये वैसी की वैसी रखते हैं। यहाँ देखो यार वाटर के मॉलिक्यूल एक ही है या 3 है, तो यार इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यार इनको ऐड करेंगे तो फिर 3 आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन ये जो इक्विवेलेंट है उसकी पावर हो जाएगी 3। तो देखो यार हमको क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे। एक तो यार इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा पहली वाली को, तो यहाँ के इक्विवेलेंट मतलब K है, जो K1 था वो 1/K1 हो जाएगा, इसको सेम रखेंगे तो ये K2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया यानी K3 है, इसकी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर दो तो ये फाइनल बन के आ जाएगा, यानी 1/K1, है ना। देखो ऐड कर दे तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये K2 और इंटू K3 की पावर 3, तो यार ये फाइनल आंसर आ जाएगा बन के, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा बन के। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, है ना, मानता हूँ यार मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन यार बहुत ही तसल्ली से आप करोगे तो ये भी हो जाएगा। देखो यार ये 3 रिएक्शन थी, तुमको ये रिएक्शन बनानी थी, एक बार और मैं वापस बता देता हूँ। तो हम क्या 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 करेंगे, इस रिएक्शन को तो पलट देंगे, तो देखो 1/K1 हो गया, इसको पलटा दो, इसको वैसे की वैसे रखो, कुछ मत करना, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी K3 था तो K3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। ये वैसे की वैसे रहा। अब इनको ऐड करते हैं सिंपली तो ये आ जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यार ऐड करते हैं तो ये होता है कि इक्विवेलेंट है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो यार 1/K1, K2 को हमने वैसा का वैसे रखा था, K3 में क्या कहता है 3 को मल्टीप्लाई किया तो K3 की पावर 3 हो जाएगा और ये फाइनल आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखो यार तसल्ली से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार ये कर लेना, बाकी कुछ है नहीं यार, आपको तोड़ मरोड़ के ये रिएक्शन लानी है, उसके लिए आप एक सेकंड तोड़ मरोड़ के ये रिएक्शन लानी है, ठीक है। फिर देख लेना यार आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कैसे करना है, तो ये हो गया चाहिए। अब देखो यार आगे हम चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है रिएक्शन क्यूसेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो रिएक्शन क्यूसेंट जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, देखो इसके बाद हम रिएक्शन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। देखो जो केसी और केपी था हमारा, एक सेकेंड, केसी और केपी था, उसकी बात हम रिएक्शन में केवल और केवल इक्विलिब्रियम पे करते थे, लेकिन जो हमारा क्यू है इसकी बात हम रिएक्शन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखो यार क्यू सी क्यू पी हो जाएगा, है ना। क्यूसी यानी कंसंट्रेशन के टर्म में क्यूसी हो जाएगा, प्रेशर के टर्म में क्यूपी हो जाएगा, और ये रिएक्शन की हमेशा क्या है, पूरी रिएक्शन बदलता रहेगा, ठीक है। क्यू जो है वो बदलता रहता है रिएक्शन में। देखो जैसे ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार,
है ना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या आते हैं। देखो यार, एक रिएक्शन है, यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या है, क्यू और के है, क्यू सी और के सी दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना, क्यू सी और के सी दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन देखो यार, कहीं जहाँ क्यू सी कम है ना, जस्ट यहाँ कहीं क्यू सी कम हो रहा होगा के सी से, वहाँ क्या है, देखो रिएक्शन क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहिए। ठीक है, क्यू सी क्या है, कम है ना, के सी ज़्यादा है। ठीक है, तो यार रिएक्शन क्या है, क्या चाहिए कि इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहिए, तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है यहाँ। और देखो उसको उल्टा करें, अगर क्यू सी कहीं ज़्यादा है, कहीं यहाँ, है ना, आगे रिएक्शन में कहीं क्यू सी ज़्यादा होगा के सी से, यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहिए, तो ये रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का यही है, यहाँ है, तो इसलिए क्या है, रिएक्शन यहाँ से बैकवर्ड जाती है। देखो एक बार वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहो तो यार याद भी कर सकते हो उसे। क्या, देखो यहाँ का इक्विलिब्रियम आ रहा होगा जहाँ क्यू सी और के सी बराबर है, लेकिन यहाँ कहीं क्यू सी है वो कम है के सी से, क्यू सी कम है के सी से। तो देखो यार क्या है, हर एक चीज क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहती है ना दुनिया में, तो देखो ये भी चाहेगा इक्विलिब्रियम अचीव करे, तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्या, अगर क्यूसी है वो कम है केसी से, तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर इसका उल्टा करें, अगर क्यूसी है वो ज्यादा है केसी से, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या, एक बार ऑफिस में बता देता हूँ, अगर क्यूसी है कम है केसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, उसका उल्टा कर देता हूँ, मतलब केसी क्यूसी ज्यादा है केसी से, तो बैक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो एक दो बार क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इससे। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन रहा, 8 सेकेंड जी, ये रहा ना। अब देखो रिएक्शन कब यार राइट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, राइट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो यार मैंने बता दिया कि अगर क्यू है, क्यू सी वो कम हो जाता है के सी से, तो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, राइट साइड जाती है। ठीक है, तो देखो ये गलत दे रखा है आंसर, है ना, आंसर हो जाएगा जी टी, है ना, आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी यही है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो देखो यार, डीसी की वैल्यू दे रखी है, देखो क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू वैसे ही निकाली जैसे हम केसी की निकालते थे। देखिए प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर एन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन। तो देखो यार इसके लिए हम क्यू निकालते हैं। ठीक है, बी 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 हाँ की कंसंट्रेशन इंटू सी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई प्रोडक्ट साइड है ए, सॉरी ए, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यार क्यू बराबर सी की कंसंट्रेशन है, देखो ये सभी की कंसंट्रेशन सेम ही है, 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻²। सी की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन भी 2 × 10⁻², ए की कंसंट्रेशन भी 2 × 10⁻², है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यार ये सब कट कट के बन आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में सब कट जाएंगे, बन आ जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू आ गई जी 1, और के सी की वैल्यू है 4 × 10⁻³ यानी क्यू की वैल्यू ज़्यादा है। अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा है के सी से, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती थी, अभी हमने देखा, तो देखो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखो यार ये हो गया, क्यू की वैल्यू ऐसे निकालते जैसे के सी की निकालते, तो निकाल लेना, ये हो गया हमारा काम। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक है यार इस चैप्टर का, ली चैटलेयर प्रिंसिपल। तो देखो इसमें पहली चीज है चेंज इन कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन की। तो देखो यहाँ क्या है, ए और बी मिलके बना रहे हैं सी और डी, ए और बी मिलके बना रहे हैं सी और डी। तो देखो यार अगर हम ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो देखो दुनिया में कोई भी चीज़ है वो चेंज नहीं चाहती, वो वैसा ही रहना चाहती जैसी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ए को बढ़ा लिया। अब यार क्या है, ये जो चेंज हुआ इसको अपोज करेगा ये। ठीक है, ये चाहेगा यार वापस से मैं वहाँ जहाँ था वहीं आ जाऊँ। तो देखो यार हमने क्या है, ए को अगर मान लो बढ़ा दिया, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिससे क्या होगा, देखो ए और बी है वो मिलकर बना रहे सी और डी। अब देखो रिएक्शन है ना आगे जाएगी, तो देखो ए और बी है, ए कम होंगे। ठीक है, देखो ये कम होंगे तभी तो ये सीओडी बनेंगे, है ना। तो देखो यार अगर हम ए को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब मान लो कि हम सी को कम कर दें, अब देखो हमने क्या है सी को कम कर दिया, है ना। अब ये देखो रिएक्शन के चाहिए सी की कंसंट्रेशन वापस उतनी आ जाए, हमने सी को अगर कम कर दिया तो रिएक्शन के चाहिए वापस से सी उतनी लेवल पे आ जाए जितना था। तो देखो यार क्या है, यहाँ भी क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ए और बी है मिलके फटाफट सी और डी बनाएंगे, जिससे क्या है कम जो हुई थी सी की कंसंट्रेशन वापस से बढ़ने लगेगी। ठीक है, एक और कंडीशन देखो, अगर है बी को हम कम कर दे तो देखो क्या होगा। अब देखो बी कम हो गया, अब देखो रिएक्शन क्या है बैकवर्ड में जाएगी। अब सी और डी है टूट के बराबर बना लेंगे ए और बी, जिससे क्या है जो बी कम हुआ था वापस से उतना ही आ जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, बेसिक सी बात थी, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। देखो यार सबसे पहले हम बात कर रहे थे एक जो थर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव है ना, हीट निकल रही है, हीट यार पहले से ही निकल रही।
अब तुम टेम्परेचर और बढ़ा दो, ये बात फेवरेबल तो है नहीं रिएक्शन के लिए। तो देखो यार, अगर हम डेल्टा एक्स जहाँ नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, है ना, वहाँ टेम्परेचर है ना, वहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाती है, क्योंकि यार देखो हीट निकल रही है, यानी टेम्परेचर तो पहले ही जाता है और हमने और ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन क्या है, शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड में। ठीक है, तो यार ये होता है ना। और हम टेम्परेचर कम कर दें तो यार फेवरेबल बात हुई। देखो टेम्परेचर हीट निकल गई थी, नहीं टेम्परेचर पहले ही जाता है, अब हमने क्या टेम्परेचर कम कर दिया तो यार ये तो फेवरेबल बात होगी। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चल जाएगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें तो। एंडोथर्मिक क्या होगा देखो, एंडोथर्मिक यानी यार देखो हमको हीट देनी पड़ रही है ना, हमको क्या हीट देनी पड़ रही है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो फेवरेबल बात हुई, हमको हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो इसकी फेवरेबल बात हुई। तो क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो देखो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, रिएक्शन बैकवर्ड में जाती थी। या हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और कम करेंगे तो क्या है, बैकवर्ड में चले जाएगी। ठीक है, तो देखो यार एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाना एक फेवरेबल बात हुई, क्योंकि देखो हमको तो हीट देनी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेवरेबल बात हुई। ठीक है, तो देखो यार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी यहाँ। अब देखो हम बात करते हैं लास्ट, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम की। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रही है और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होता है। ये बात याद है आपको? ठीक है, तो देखो यार, देखो प्रेशर और वॉल्यूम है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और एक दूसरी बात याद रखना, अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहे हैं, तो यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार आईपीएल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो क्या, अगर ध्यान से सुनना, अगर हम आई से इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाती है। देखो आईपीएल, आई से अगर हम इंक्रीज करेंगे इसको प्रेशर को तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेसर मोल्स की तरफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, जैसे साथ एग्जाम्पल भी है, देखो ये एग्जाम्पल है ना, देखो यहाँ मोल है 2, यहाँ टोटल मोल है 4। अब हम क्या करते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो आईपीएल से याद रखना, देखो अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर में तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेसर मोल की तरफ। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो लेस मोल कहाँ है, इधर की तरफ है, तो रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, है ना, आसान से क्वेश्चन है। देखो यार ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव। सबसे पहले तो एक चीज दिखी होगी आपको, यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। तो देखो यार, यहाँ टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, तो देखो एक तो लो टेम्परेचर, ठीक है, एक तो आना चाहिए लो टेम्परेचर। और देखो प्रेशर की हम बात करें, देखो यहाँ 2 मोल है या 1 मोल है। ठीक है, यहाँ 2 मोल है या 1 मोल है। अब देखो यार, अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो रिएक्शन का जाएगी लेसर मोल की तरफ, यानी आगे की तरफ जाएगी। तो देखो यार प्रेशर बढ़ाना भी क्या है, फेवरेबल बात हुई अगर रिएक्शन को हमको फॉरवर्ड लेके जाना है। तो देखो यार, देखो क्वेश्चन एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमको रिएक्शन प्रोडक्ट बढ़ाना ज़्यादा था, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है। तो देखो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन कहाँ, लीसर मोल की तरफ जाएगी। लीसर कहाँ है, प्रोडक्ट, लेसर मोल कहाँ है, प्रोडक्ट साइड ही है। देखो यहाँ एक ही मोल है, यहाँ 2 है, तो देखो प्रेशर बढ़ाना फेवरेबल बात होगी। आईपीएस हमने देख लिया। ठीक है, तो देखो एक तो क्या है, हाई प्रेशर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और देखो यार डेल्टा एच नेगेटिव है ना, यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या यार, ये तो फेवरेबल बात थोड़ी है। देखो पहले टेम्परेचर बहुत जाता है और टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो रिएक्शन है बैकवर्ड चली जाएगी, हमको तो फॉरवर्ड ले जाएंगे, तो टेम्परेचर हम कम रखेंगे। तो देखो यार आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो एक और क्वेश्चन है। देखो हमको क्या है, यहाँ भी क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखो यार पहले तो प्रेशर की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे डेल्टा एच की। 2 बातें हो रही हैं अभी, है ना। तो देखो यार यहाँ 5 मोल है या 2 मोल है, तो आईपीएल प्रेशर इंक्रीज करते तो रिएक्शन जाती है लेसर मोल की तरफ। तो देखो यार लेसर मोल कहाँ है, 2 की तरफ है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे चली जाएगी। ठीक है, देखो प्रोडक्ट साइड ही कम मोल है तो रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी। तो यार देखो हाई प्रेशर तो रखना ही है। ठीक है, तो हाई प्रेशर तो हमको रखना ही है। अब हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो देखो यार डेल्टा एच है वो लेस देन 0, यानी डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है। सेम क्वेश्चन है, मतलब यानी देखो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो फेवरेबल कंडीशन थोड़ी नहीं हुई,
है ना, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमको टेम्परेचर कम रखना है। देखो टेम्परेचर बढ़ाएँगे, हीट पहले ज़्यादा तो फेवरेबल कंडीशन ये है यार ये। तो हमको क्या है, टेम्परेचर कम रखना है, यानी लो टेम्परेचर की बात होगी, एक सेकंड, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात होगी यहाँ, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो आंसर हो गया सी। एक और जैसा, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, देखो यहाँ क्या है, डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है। देखो ये प्रोडक्ट साइड हीट लिख रखी है, हीट रिलीज हो रही है अभी, है ना, तो यहाँ भी क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है। देखो प्रोडक्ट साइड हीट है ना, प्लस हीट, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट रिलीज हुई है, प्रोडक्ट साइड है वो हीट लिख रही है, यानी हीट रिलीज हो रही है, यानी डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है। और हमको रिएक्शन क्या है, यहाँ भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी, तो यार देखो तीनों क्वेश्चन एक बार बार सेम ही आ रहे हैं। देखो यहाँ भी क्या है, 4 मोल है, यहाँ 2 है, आईपीएल लेसर मोलों की तरफ जाएगी, है ना। देखो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाती है, लेसर मोल की तरफ, यानी आगे चली जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ाना तो फेवरेबल बात हुई। और टेम्परेचर बढ़ाना, देखो डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाना क्या है, देखो फेवरेबल बात नहीं हुई, हमको टेम्परेचर कम रखना है यहाँ, तो देखो यार आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो नीट 2025 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना क्या है, फेवरेबल बात है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो देखो यार, एक तो देखिए हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है, ठीक है, कौन कौन सी बातें सही है, अगर हमको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी तो ये क्वेश्चन है नीट 2025 का। देखो पहला तो सही। अब देखो अगर हम एन को बढ़ाते हैं, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एन, तो रिएक्शन आधी जाएगी। देखो हमने देखा था शुरुआत में, देखो अगर हम एन को बढ़ाएंगे तो चाहे कम हो जाओ, वो कम कैसे होगा, देखो फटाफट फटाफट क्या है, एनओ बनाएगा। तो देखो ये भी बात बिल्कुल सही है कि देखो यार, अगर हायर कंसंट्रेशन कर दें हम एनओ की, तो देखो ये क्या जाएगा कि यार मैं कम हो जाऊं और फटाफट फटाफट ये मिलके क्या बनाएंगे, एनओ बनाएंगे। और देखो हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये भी बिल्कुल सेम बात होगी। देखो अगर हम O2 बढ़ाएंगे, O2 क्या चाहिए यार, मैं फटाफट कम हो, तो ये क्या है, प्रोडक्ट बढ़ाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो दोनों ही बात सही होगी। देखो ये बात भी, ये बात भी, ये बात भी, ये गलत होगी, है ना, लोअर टेम्परेचर नहीं, हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ये आंसर हो गया। इसमें देखिए ए सही है, बी सही, सॉरी बी गलत है, सी सही है और डी सही है, तो यानी ए सी डी, ये हो गया आंसर। तो ये हमारा खत्म हुआ पूरा का पूरा चैप्टर। हाँ तो दोस्तों, ये इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। देखो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज यार कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।